हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4, उसका भी पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो देखिए, जब ये आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम था भारत में औपनिवेशिक काल। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? भारत में यूरोपीय कैसे आए, दो कंट्री भी आ गई थी यूरोप की, पुर्तगाल थी। उनके मंसूबे देखे हमने, अच्छे नहीं थे। ठीक है, उसके बाद आई आपके डच। ठीक है, डच को आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय शासक ने कैसे बुरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, अब अगली कंट्री आती है आपकी फ्रांसीसी उपनिवेशिक आकांक्षा है। ठीक है, इनके क्या लक्ष्य थे? उपनिवेश, ये भी ना उपनिवेश के मकसद से ही आए थे, यहाँ पे कॉलोनी स्थापित करने आए थे। ठीक है, ये व्यापार कम करने आए थे। पर पहले जब ये आए यहाँ पे तो इन्होंने ना व्यापार करा, यहाँ के स्थानीय शासकों से अच्छा व्यवहार करा। तो उन्होंने सूरत में 1668 में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की और बाद में पुडुचेरी में 1674 में स्थापित करी। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, ठीक है, उसकी उपनिवेशिक रणनीति अपनाई उसने ने। ठीक है, यह रणनीति अंग्रेज भी अपनाएंगे, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हुए, अंग्रेज सक्सेसफुल हो गए। तो इन्होंने क्या करा, भारतीय जो भी राजा थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारे सैनिक ना अच्छे से ट्रेन नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, प्रशिक्षित कर देता हूँ उन्हें। ठीक है, ब्रिटिश ट्रेनिंग दूंगा, जिस वजह से वो आसपास के तुम्हारे जो भी शत्रु हैं, दुश्मन है, ठीक है, उनसे अच्छे से लड़ लेंगे और जीत जाओगे तुम। तो पहले ट्रेनिंग देना शुरू करा। ठीक है, और उसके बाद जो भी स्थानीय कठपुतली शासक के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन लागू किया। मतलब कि क्या करा उन्होंने, जो भी शासक था, यहाँ का राजा था, लोकल राजा था, ठीक है, उनको बोला कि तुम्हारे शत्रु से हम लड़ाई करते हैं, मैं अपनी सेना तुम्हें देता हूँ। ठीक है, तो हम जीत गए। ठीक है, हम जीत गए तो यहाँ पर आधा राजा मैं, मतलब कि आधा शासन मैं भी करूँगा। तो मतलब कि ये क्या कर रहे थे, कठपुतली बनाने की सोच रहे थे। ठीक है, लेकिन इनके इनके मंसूबे को तोड़ किसने दिया? अंग्रेजों ने तोड़ दिया। कब तोड़ दिया? कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, 1746 से 1763 के बीच में। ठीक है, इन्होंने फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा सीमित हो गई। ठीक है, जो भी इनकी लक्ष्य थे, ठीक है, अंग्रेजों ने सीमित कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को कर्नाटक युद्धों में हरा दिया। ठीक है, जिससे उनकी उपस्थिति पुडुचेरी और कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। ठीक है, जिससे ये क्या हो गए, थोड़े से क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। ठीक है, अब हमारे आते हैं असली शत्रु। ठीक है, जिन्होंने भारत को बहुत लूटा, वो थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों का आगमन व्यापारियों से शासन तक। ठीक है, मतलब कि फ्रांसीसी जब आए थे, जब अंग्रेज आ चुके थे। हम शुरुआत से देखते हैं कि अब अंग्रेज आए कैसे थे। ठीक है, तो पहले इन्होंने करा था, ठीक है, इन्होंने देखा ना पहले कि इन्हें व्यापार करने जाना था भारत में, लेकिन इन्होंने देखा कि बहुत सारी कंट्री वहाँ जा चुकी है। तो इन्होंने वहाँ की महारानी से रॉयल चार्टर, एक दस्तावेज था, उस पर साइन करवाए। ठीक है, उसके तहत इस दस्तावेज में ये लिखा था कि हमारे अलावा अब और कोई कंट्री ना यहाँ यूरोप से वहाँ पे व्यापार करने नहीं जाएगी, केवल हम ही जाएंगे। और हम अपनी निजी सेवा भी, वो निजी सेना भी वहाँ पे क्या करेंगे, स्थापित करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। तो वही था रॉयल चार्टर। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक व्यापारिक कंपनी से हुई थी। ठीक है, जो भी अंग्रेज थे वो आए किस मकसद से आए, यहाँ पे व्यापार की कंपनी बन के आए थे। ठीक है, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। वही विशेष शक्ति क्या थी आपके? रॉयल चार्टर, एक दस्तावेज था। ठीक है, जिसमें अपनी निजी सेना खड़ी कर सकते थे वो, और उनका क्या था, अधिकार था बस। और कोई और अदर कंट्री कंपनी ना अब इस देश से वहाँ पे व्यापार करने नहीं जाएगी, यही जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या नीति अपनाई, इन्होंने देखा कि भारत के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्र पर क्या करते हैं, कब्जा करते हैं, क्योंकि सारी शिप वगैरह यहीं पे आती है। तो शुरुआत में महज व्यापारी होने का दिखावा करते थे ये। ठीक है, कंपनी ने भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित कर लिए। ठीक है, इन्होंने देखा कि भारत के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ के तटों पर है। ठीक है, यहाँ से टैक्स वगैरह लेते हैं, यहाँ पर मतलब कि राजाओं को मनाते हैं, और यहाँ से चलेंगे हम, टैक्स वगैरह इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, स्थानीय शासकों का समर्थन भी रहा इन्हें। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो मानते थे कि ये अंग्रेज हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनका स्वागत करते थे। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं, इनकी साम्राज्यवादी नीति से वो चाहते अपरिचित थे। ठीक है, वह नहीं जानते थे कि ये हम पे क्या करेंगे, राज करने लग जाएंगे। ठीक है, धन की निकासी। ठीक है, वो भारत को बस सोने की चिड़िया के रूप में देखते थे। ठीक है, लेकिन भारत के लोग क्या करते थे, अच्छा संबंध बनाते थे, दोस्ती, फ्रेंडली रहते थे, लेकिन वो क्या देखते थे, इन्हें भारत को चिड़िया के रूप में देखते थे। ठीक है, एक धन के एक विशाल स्रोत के रूप में देखते थे। ठीक है, जिसका दोहन करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और उन्हें कहाँ भेजते थे, ब्रिटिश में भेज देते थे, अपने समकालीन में। ठीक है, अब देखते हैं अगले हम
इन्होंने यहाँ पे अभी तक तो इन्होंने कर लिया, शुरुआत में आए ये व्यापारी होने का दिखावा कर रहे थे ये, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा धन है, तो उन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की नीति। मतलब कि इन्हें आपस में लड़ा दो, फिर इन पर क्या करो, राज करो। तो पहला इन्होंने क्या करा, पहली नीति अपनाई राजनीतिक तोड़ जोड़, ठीक है। जो भी राजा है, ठीक है, एक क्षेत्र का राजा है, अपने पड़ोसी से उसकी क्या रहती थी, थोड़ी दुश्मनी रहती थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उन उस राजा को अपनी सेना वगैरह दे देता था, ठीक है, जिससे वो अपने प्रतिद्वंदी को क्या कर सके, परास्त कर सके, हरा सके। उसके बाद वो क्या कर लेता था, सीधा राजनीति में थोड़ी बहुत एंट्री ले लेता था, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाता था। तो वही है पहला पॉइंट। कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ संबंध बनाकर और उनके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कुछ शासक को सैन्य सहायता प्रदान करके भारतीय राजनीति संघर्ष में क्या किए, हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है। अब वो क्या करता था, प्रतिद्वंदी का फ़ायदा उठाता था, ठीक है। जैसे कि मेरा कोई दुश्मन है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मेरे को ना उकसा रहा है कि हम उसे हरा देंगे। अगर लड़ाई भी नहीं हो रही है तो मेरी लड़ाई करवा रहा है, ठीक है। अगर राजा के 2 बेटे हैं तो दोनों में फूट डाल रहा है कि तू अगला शासक बन, तो तू अगला शासक बन, ठीक है। जिससे वो क्या कर रहा है कि राजा अपने व्यस्त हो जाए इसी चीज़ में, और मैं क्या कर लूँ, राज्य को हथिया लूँ, ठीक है। उन्होंने क्षेत्रीय शासकों के बीच मौजूदा प्रतिद्वंदिता और शासक परिवार के भीतर उत्तराधिकार विवाद का फ़ायदा उठाकर अपने हितों को क्या दिया, बढ़ावा दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया सामाजिक विभाजन, ठीक है। आपने अभी भी देखा है कि हिंदू मुस्लिम में जो विभाजन है, ये इनकी इनकी नीति की वजह से, अंग्रेज़ों की नीति की वजह से। इन्होंने क्या करा, तोड़ा। इन्होंने देखा कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, पहले कोई लड़ाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा, सामाजिक विभाजन करा। उसके बाद क्या हुआ, हमारे में क्या हो गया, समाज 2 भागों में बट गए, हिंदू को बढ़ावा देने लग गया, मुस्लिम को देने लग गया। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर विभिन्न धार्मिक समुदाय और सामाजिक समूह के बीच तनाव पैदा किया, ठीक है। अक्सर उसे बढ़ावा दिया ताकि वह अपना नियंत्रण बनाए जा सके उनका, ठीक है। वो क्या करते थे, इनके बीच में हमेशा विवाद उत्पन्न करते थे, फूट डालते रहते थे, ठीक है, जिनसे ये आपस में व्यस्त हो जाए और हम क्या कर ले, राज कर ले, ठीक है। हमारी नीतियों के बारे में किसी का पता न लगे। अभी तक तो ये इनडायरेक्टली शासन कर रहे थे, ठीक है। वो भी कहाँ कर रहे थे, साउथ साइड, आपके दक्षिण साइड, ठीक है। लेकिन वो फिर कहाँ जाते हैं, आपका कोलकाता में जाते हैं, ठीक है। कोलकाता साइड वो जाते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि कोलकाता तो चाहे एक स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ पे सीधा वो समुद्री तट से लगता है वो, ठीक है। वहाँ पे उपज वगैरह भी अच्छी थी, तो इसलिए क्या होता है, अभी तक वो इनडायरेक्टली शासन करते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध एक निर्णायक मोड़, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध था वो एक निर्णायक मोड़ कैसे उभर के आया, जो इन्होंने डायरेक्ट शासन करना शुरू कर दिया उसके बाद, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध क्या करते हैं, ये पहले तो अभी साउथ में थे, फिर वो कहाँ जाते हैं, कोलकाता में जाते हैं, ठीक है। कोलकाता में जाते हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, ये वहाँ के जो नवाब थे, ठीक है, वो सोचते हैं कि ये चलो व्यापार करने आए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ अपने किले स्थापित करने लग जाते हैं, वहाँ पे अपने किले बनाने लग जाते हैं, ठीक है। उससे एक नवाब था वहाँ का, सिराजुद्दौला, वो क्या होता है, नाखुश होता है। वो बोलता है जो व्यापार करने आएगा वो वहाँ पे किले बनाएगा क्यों, ठीक है, अपने रहने की व्यवस्था क्यों बनाएगा, ठीक है। मतलब कि इनके मंसूबे अच्छे नहीं हैं, ये यहाँ पे राज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसके सिराजुद्दौला के पास एक विशाल सेना थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो मतलब कि नेतृत्व कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल में वो लेके गया था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव को पता था अगर सिराजुद्दौला मेरे पे हमला कर देगा तो सिराजुद्दौला जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या था, आधुनिक हथियार वगैरह भी थे और इनके पास बड़ी सेना भी थी, ठीक है। तो इनके बीच में तनाव तो उत्पन्न हो ही रहे थे, सिराजुद्दौला इसका विरोध कर रहा था और उनके कुछ सैनिकों को मारा भी सिराजुद्दौला ने, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव से मतलब कि थोड़ा बहक गया, मतलब कि डर गया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक चीज़ देखा, ठीक है, इन्होंने देखा कि मेरे को कुछ ऐसे इनके में फूट डालनी पड़ेगी अंदर ही में, ठीक है, जिस वजह से मैं उसे हरा पाऊँ। तो इन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, एक इनका सेनापति था मीर जाफ़र, ठीक है, इसे ऑफ़र किया कि अगर मैं युद्ध जीता हूँ तो तुम्हें क्या बना दूंगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा, ठीक है। तो उसने उसकी मतलब कि तत्व की पहचान कर ली कि ये फूट डाल सकता है, ठीक है। तो इसी के तहत क्या होता है, कंपनी जीत जाती है युद्ध, प्लासी का युद्ध जीत जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो बंगाल का नवाब होता है मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। तो अब देखते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में इस नीति का उत्तम उदाहरण है, फूट डालो राज करो की नीति का, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। तब रॉबर्ट क्लाइव के नवाब
के दरबार में असंतुष्ट तत्व की पहचान की। ठीक है, वो क्लाइव ने क्या करी, एक ऐसा तत्व पहचाना, एक ऐसा व्यक्ति पहचाना जिसमें मैं फूट डाल सकता हूँ। ठीक है, क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र के साथ संयंत्र रचा। ठीक है, और उसके साथ यह समझौता किया, यदि वह नवाब के साथ विश्वासघात करेगा तो उसे नवाब के रूप में स्थापित कर देगा। मतलब कि वो उसे धोखा देगा तो मैं अगला नवाब तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाती है, अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। इस निर्णायक जीत ने कंपनी को भारत में सबसे समृद्ध प्रांत में से एक बंगाल पर नियंत्रण प्रदान किया। ठीक है, जो महत्वपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र प्रभुत्व का शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, यह युद्ध पलासी में हुआ था, जो बंगाल से 150 किलोमीटर दूर है, जिसमें जीत किसकी हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी। ठीक है, इसलिए आज भी भारत में मीर जाफ़र को क्या बोला जाता है, गद्दार बोला जाता है सबसे बड़ा। अगर वो नहीं होता तो अंग्रेज इतना पैर नहीं फैला पाते। ठीक है, ये एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद ना वो क्या करने लगे, डायरेक्ट नीति करने लगे। ठीक है, उन्होंने बंगाल एक समृद्ध क्षेत्र को हथिया लिया। उसके बाद क्या करने लगे, ब्रिटिश नियंत्रण का क्या करने लगे, विस्तार करने लगे। अब एक क्षेत्र तो कब्जा लिया, अब वो धीरे धीरे और क्षेत्र की ओर उनकी निगाहें होने लगी। अब धीरे धीरे वो पूरे भारत पर क्या करेंगे, राज करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक नीति अपनाई, व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति के तहत क्या होता था, अगर कोई भी राज्य है, ठीक है, उसमें एक राजा है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पुत्र अगला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन उसका पुत्र नहीं है, उसका मतलब कि अपना पुत्र नहीं है, उसने कोई दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र है उसके पास। ठीक है, लेकिन गोद लिया हुआ पुत्र क्या नहीं बनेगा, अगला राजा नहीं बनेगा अंग्रेज के मुकाबले, अंग्रेज के मतलब अनुसार। ठीक है, वो बोलते थे कि दत्तक पुत्र मतलब कि जो भी गोद लिया हुआ पुत्र है वो आपका राजा नहीं बनेगा, आपका सगा बेटा है तो वही राजा बनेगा। ठीक है, तो यही था हड़प नीति। तो इसके तहत उन्होंने क्या करे, बहुत सारे राज्य को हड़प लिया। ठीक है, ऐसे कई सारे राजा थे जिनके अपने पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे, उन्हें राजा बनने नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी स्वाभाविक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती तो उसके गोद लिए हुए पुत्र को अनदेखा कर देते थे वो। ठीक है, ब्रिटिश उनका राज्य हड़प लेते थे। इसे ही हड़प नीति या व्यापक का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, ये थे पहला विस्तार करने की नीति। दूसरा क्या करें, इन्होंने सहायक संधि अपनाया। ठीक है, इन्होंने सहायक संधि में क्यों अपनाया सहायक संधि, क्योंकि ये देखते थे कि समय समय पर जो राजा होते थे वो अपनी सेना के साथ ब्रिटिश पर हमला कर देते थे। तो इन्होंने सोचा ना, हम क्यों ना इनकी सेना में ही शामिल हो जाए। ठीक है, उन्होंने राजा को ऑफर दिया कि हमारे पास चाहे तुमसे आधुनिक सेना है, ठीक है, हम तुम्हें क्या करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह देंगे। ठीक है, और तुम्हारी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया, वो राजा जो हो गए, खुश हो गए कि ये हमारी रक्षा भी करेगा। ठीक है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए। ठीक है, इनकी चाल नहीं समझ पाए वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया ब्रिटिश वाली। ठीक है, और उसने उनके राज्य में ना एक रेजिस्टेंस रख दिया। ठीक है, एक अपना व्यक्ति नियुक्त कर दिया। ठीक है, जो उनकी देख रेख करता था, राजा की सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगाता था, क्या कब कर रहा है। ठीक है, उसके दरबार में ही रहता था वो। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे लिखेंगे सहायक संधि को। ब्रिटिश भारतीय शासकों की रक्षा के लिए उनके दरबार में एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बदले में शासक अपना खर्च ब्रिटिश सैनिकों का रख रखाव करते थे। जो भी ये सेना देते थे उसका सारा रख रखाव कौन करता था, आपके शासक ही करते थे। ठीक है, और केवल ब्रिटिश के माध्यम से ही विदेशी संबंध संचालित कर सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकता है, ब्रिटिश के मतलब कि बोल के ही किसी और से राजा से बात कर सकता है। ठीक है, अपने पड़ोसी राजा से। ठीक है, क्योंकि वो चाहता, वो ब्रिटिश लोग को पता था अगर ये अपना राजा पड़ोसी उससे अपने पड़ोसियों मतलब कि राजाओं से मिलकर हम पर हमला कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो उनसे मिलने ही नहीं देता था, उन्हें फूट डाल के रखता था, हमेशा उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता था। ठीक है, तो सहायक संधि के तहत 1798 में ब्रिटिश वो सबसे पहला राज्य कौन स्थापित हुआ था, आपका हैदराबाद हुआ था। ठीक है, इस प्रकार की संधि में सम्मिलित होने वाला प्रथम शासक कौन था, प्रथम राज्य कौन था, आपका हैदराबाद था। शीघ्र ही अन्य कई शासक ने भी इसका अनुसरण किया। ठीक है, इसे फॉलो किया। ठीक है, तथाकथित संधि ब्रिटिश को बिना प्रत्यक्ष शासन के ही विशाल प्रदेश पर नियंत्रण की अनुमति देता है। ठीक है, ये इस नीति के तहत ही क्या हुआ, वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, पूरे राज्य पर नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, सहायक संधि के तहत ही मतलब वो क्या कर देता था, राजा को एक कठपुतली बना देता था, पपिट बना देता था। ठीक है, अगला देखते हैं हम, स्वर्ग से नर्क की ओर। ठीक है, इन्होंने बंगाल को, जब बंगाल में गए थे ये, तो बंगाल को क्या बोला गया था, स्वर्ग बोला था। ठीक है, उसे कैसे अब ये नर्क की तरफ धकेल रहे हैं, तो विनाशकारी अकाल।
ठीक है। विनाशकारी अकाल कैसे आया? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके इनके क्षेत्र में आ गए थे, इन्होंने कब्जा कर लिया था उस पे। तो उससे ये क्या करते थे, राजस्व वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे अधिक मात्रा में, लेकिन वहाँ पर विकास ही नहीं करते थे, गवर्नेंस ही नहीं करते थे कुछ। ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, अकाल आ गया। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह अधिकारी शामिल करने के बाद, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन या स्थानीय विकास में न्यूनतम निवेश किया। मतलब कि विकास ही नहीं करते थे, वहाँ पे टैक्स वगैरह ले लेते थे। ठीक है, अधिकतम संभव राजस्व प्राप्त किया, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने टैक्स क्या किया, इकट्ठा किया। फिर हम देखते हैं बंगाल का अकाल। ठीक है, कब आया था? 1770 से 1772 में। ठीक है, कंपनी द्वारा बंगाल में लागू किए गए कठोर राजस्व, मतलब कि कठोर टैक्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स के कारण एक विनाशकारी क्या पड़ा, अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी, अनुमानित 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ लोग उसमें क्या गए, मारे गए। ठीक है, इस दौरान भूमि कर को तथाकथित रखा गया और बढ़ाया भी गया। ठीक है, इतने लोग मारे गए तब भी इन्होंने अपना टैक्स कम नहीं किया, भूमि पर और टैक्स कर दिया इन्होंने। ठीक है, जो असाधारण क्रूरता को दर्शाता है। ठीक है, इनकी क्रूरता को दर्शाता है। फिर एक बार फिर अकाल आया, इनमें भीषण अकाल आया। ठीक है, 1876 से 1878 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इस अकाल में लगभग 80 लाख भारतीयों की जान चली गई। ठीक है, भीषण अकाल के बावजूद ब्रिटिश प्रशासन ने क्या किया, ब्रिटेन में भारी मात्रा में अनाज का निर्यात किया। तब भी ये क्या कर रहे थे, भारी मात्रा में अनाज को ब्रिटेन भेज रहे थे। यहाँ पे अकाल पड़ा है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ये तब भी क्या करते थे, रहते थे अपने ब्रिटेन में ही अनाज भेजते रहते थे, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन चावल शामिल था। ठीक है, इतने चावल को क्या कर देते थे, ब्रिटेन में ही भेजते थे। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, लोगों की खाने भूख के मारन क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कुल अकाल मृत्यु कितनी लगभग मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अनुमान है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अकाल के कारण, ठीक है, 50 से 100 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, अकाल तो आते रहते हैं, लेकिन इतना विनाशकारी पैमाने पर पहली बार कभी नहीं आए थे। ठीक है, ब्रिटिश ने क्यों आए थे ये अकाल? ब्रिटिश ने क्या करे थे, मुक्त बाजार नीति अपनाई थी। मुक्त बाजार नीति के तहत ये क्या करते थे, यहाँ के बाजार से वो सामान तो खरीदते थे लेकिन पैसे ही नहीं देते थे। ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ जाती थी यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, इन संकटों की गंभीरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इन सभी कारणों ने क्या दिया, वो यहाँ पे अकाल लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1876 से 1878 के अकाल के दौरान वायसराय यहाँ पे जो वायसराय था वो क्या था, लॉर्ड लिटन था। ठीक है, उन्होंने एक आदेश जारी किया, कोई भी मेरे से ये नहीं पूछेगा कि अनाज के दाम कम करो। ठीक है, कोई भी इस चीज़ में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, जो ऐसा करेगा उसे क्या करेगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यही बोला था उन्होंने, सरकार द्वारा खाद्य पदार्थ की कीमत कम करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए। ठीक है, ये था कारण। अब हम देखते हैं कि भारत की संपदा का निकास। ठीक है, भारत में जितने भी संपदा थी, ठीक है, जितने भी पैसे वगैरह थे यहाँ पे, उसका निकास कैसे किया उन्होंने, यहाँ से निकाला कैसे। ठीक है, आपने सुना होगा कि 9th क्लास में पढ़ोगे आप, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ब्रिटेन में कैसे औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, वह सब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ से सारा पैसा ले जाया गया था वहाँ पे, जब भी वहाँ पे आधुनिक मशीन वगैरह स्थापित की गई थी। ठीक है, और वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी। इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल से लूट की गई, ठीक है, अपार संपत्ति ने हस्तक्षेप रूप से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को क्या दिया, बढ़ावा दिया। यहाँ की बहुत सारी संपदा को ले गए ब्रिटेन। ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, ब्रिटेन में 1760 के दशक में। ठीक है, अब निष्कासन का चौंका देने वाला प्रमाण। ठीक है, हम देखते हैं कि निष्कासन, इन्होंने कितनी मात्रा में यहाँ से पैसे ले गए। ठीक है, तो हमारे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये अर्थशास्त्री थी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इन्होंने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, लगभग ये कितने लगे थे, 45 ट्रिलियन डॉलर आज के रुपए, मतलब कि आज के उस मूल्य के अनुसार ये कितने रुपए ब्रिटेन लगे थे, 45 ट्रिलियन डॉलर की राशि निकाली गई थी। ठीक है, अब ये धन हस्तांतरण के तरीके चाहते हैं इनके। ठीक है, ये नीति अभी बना देती, ये केवल टैक्स धन इकट्ठा नहीं करते थे, ये यहाँ पे ना रेल मार्ग बिछा दिया इन्होंने, टेलीग्राफी नेटवर्क बिछा दिया। ठीक है, और युद्ध। ठीक है, ये
अन्य देशों से भी युद्ध करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ से पैसा निकालते थे, सारा भारत से निकालते थे खर्चा, ठीक है। उपनिवेशिक खर्चों के लिए भारतीयों से शुल्क वसूल कर भी अर्जित करते थे, ठीक है। ये कुछ भी नीति अपनाते थे, कहीं भी विकास करते थे तो भारत से अधिक मात्रा में पैसे लेते थे। यदि यह धन भारत में ही निवेशित रहता, अगर यह सारा धन भारत में ही रहता तो स्वतंत्रता के समय इसकी स्थिति बिल्कुल भिन्न होती, ठीक है। ये सारा धन हमारे पास ही रहता तो आज हम बहुत विकसित होते, ठीक है। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देख रहे हो ये कैसे इन्होंने हमें लूटा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और इसका पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।